हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी आपको अगर पढ़ना होता है आपके यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए जो पॉलिटी पढ़ना होता है, तो ज़्यादातर अगर आप किसी भी टीचर से, किसी भी प्रोफेसर से पूछते हैं या कोई भी जो स्टूडेंट है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उनसे भी पूछते हैं, तो वो आपको एक ही बुक रेफर करते हैं, वो है एम लक्ष्मीकांत। क्या है इस बुक में? क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें यही बुक पढ़नी चाहिए? तो मैं इस बुक में आपके साथ सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, हर उस इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो आपके एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। तो सरल भाषा में समझेंगे और मैं हूँ चीनू ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करते-करते लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें अलग-अलग पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में अलग-अलग चैप्टर्स हैं। बुक को अगर आप पढ़ने जाते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसके नोट्स बनाने लगते हैं, कहीं न कहीं आलस हमें आ जाता है। तो ये जो आपके साथ मैं क्लासेस शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर एग्ज़ैक्ट वो बुक के नोट्स बनाकर मैं आपके सामने लेके रख रख दूँगी, ताकि आपको आसानी रहे और बहुत आसानी से समझ। तो इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं इस डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई यहाँ पेमेंट नहीं करना है। आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेरी चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9836793076 नंबर पर एंड दिस इज़ अवर मेल आईडी, ठीक है? तो आप पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? हम क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है पार्ट 1 है। जब हमारा देश आज़ाद होता है, उस समय हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है संविधान की, कानूनों की, ठीक है? क्योंकि देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ कमांड चाहिए थी। वो कमांड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनना इतना आसान था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना इतना आसान था? क्या 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए रेडी करना कि एक ही संविधान को फ़ॉलो करना है, क्या आसान था? ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझते हैं। तो हम इस पार्ट में आपके साथ क्या-क्या शेयर करने वाले हैं, जो पार्ट 1 है, उसमें ये 11 टॉपिक है, ठीक है? हर एक टॉपिक पे अलग-अलग क्लासेस बनती है। मैं आपके साथ यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ-साथ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट अभी डिस्कस करूँगी। तो यदि आपको क्लास पसंद आए तो एक लाइक का बटन अगर दबा पाएँ तो बहुत-बहुत मेहरबानी है आप सभी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, तो आपको अब तक इतना तो पता चल गया होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, ठीक है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1600 के बाद, सन 1600 के बाद, जब भारत में मुगल रूल कर रहे हैं। अकबर बिल्कुल परमिशन नहीं देता, व्यापार के लिए परमिशन देता है, लेकिन किसी भी तरह के फोर्टिफिकेशन के लिए परमिशन नहीं देता। बट जहांगीर स्टार्ट कर देता है परमिशन देना। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आप मेरी हिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं, तो मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ाती हूँ। ठीक है? तो जहांगीर परमिशन दे देता है, आप डेट्स में मत जाइएगा अभी, अभी आप सिर्फ़ एक थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद करते-करते सिचुएशन 1757 तक जब आती है, 1757 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज़्यादा मज़बूत हो जाती है कि ट्रेड करते-करते अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है और 1757 में बहुत बड़ा एक बैटल होता है जिसे प्लासी बैटल कहते हैं। टॉसी वेर वॉर कहते हैं और इसमें जीत हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद से भारत की पॉलिटिकल वीकनेस इन लोगों के सामने आ जाती है और 1764 का एक और बैटल बहुत बड़ा आघात देता है इंडिया को, भारत को, और वो बैटल होता है बक्सर बैटल, ठीक है? बक्सर बैटल। इसके बाद अब इनको मिल जाएगा इनकम टैक्स। आज की डेट में आप जानते हैं टैक्स कितनी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। तो 1765 यानी 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी दीवानी राइट्स की मालिक। दीवानी राइट्स मिल जाता है इसको भारत के 3 इम्पोर्टेंट एरिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा।
और यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को और बड़ा रूप देने की। अब यहाँ से भारत में इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ये टैक्स लेने लगे हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं हर चीज़ लिखित करना चाहते हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड बना के रखना चाहते हैं, हर चीज़ एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि इनको अब ये श्योरिटी मिल जाती है कि हमारे पैर मजबूती से जम चुके हैं और हम भारत में धीरे-धीरे अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अब कंपनी रूल स्टार्ट होगा 1773 से लेकर 1858 तक। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब ये एक्ट क्या है थोड़ा-सा इसको भी समझ लेते हैं। कंपनी भारत में रहकर ऑलरेडी बहुत सारे बैटल कर चुकी, ठीक है? इन बैटल्स का हमें नाम मालूम चल गया है। लेकिन इसके अलावा भी और भी पॉलिटिकली कहीं न कहीं ये इन्वॉल्व हो ही जाते थे। कभी इनका बैटल मैसूर के साथ चला, कभी इनका बैटल मराठा के साथ चला। तो बैटल में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। आप सोचिए ये टैक्स तो ले रहे हैं इंडिया से, लेकिन उस टैक्स से ये अपने घर भरने शुरू कर देते हैं। और जब ये बात लंदन में पहुँचती है, वहाँ की क्वीन ने ही तो इस कंपनी को चार्टर एक्ट दिया था। तो क्वीन को लगता है कि इन्हें रेगुलेट करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयी हैं, वो अब क्या हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं। तो उनको अब सही से रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनता है। 1773 का बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये पहला स्टेप था जहाँ पर भारत में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और एक पोस्ट बनाई जाती है। पोस्ट होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया जाता है। इस पोस्ट को इस तरह रेडी किया जाता है कि भाई अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंडिया में होगा, वहाँ पर ब्रिटिश जो एम्पायर है, ब्रिटिश क्वीन है, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप में और ज़्यादा हमें सख्ती करनी पड़ जाए, ठीक है? इनके साथ-साथ एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स भी दिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये 4 ऑफिसर इनके साथ अपॉइंट किए जाते हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है कंपनी को। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, ये था भारत का पहला कोर्ट, ठीक है? कहाँ बनता है? कलकत्ता में बनता है। अब आपको क्या बताना है? आपको मुझे बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? आप इसका आंसर मुझे देते हैं, तब बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर ध्यान से समझेंगे भी, ठीक है? 1 मिनट स्क्रीन शायद थोड़ी छोटी पड़ गई है। चलिए, ओके, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया ये सब बातें। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा और आगे और समझते हैं उसके बाद क्या हुआ। अगली बारी आती है एक और कानून की। अब देखिए, भारत में जब ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो कोशिश ये की जाएगी कि हर 10 साल के बाद एक नया एक्ट भेजा जाएगा लंदन से इनको मॉनिटर करने के लिए और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने के लिए। तो नेक्स्ट अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों नाम दिया गया है पिट्स? क्या नाम हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? भारत में ब्रिटिश एम्पायर या जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसकी गवर्नेंस को और थोड़ा बेटर करने के लिए ब्रिटेन के उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? कौन होते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? उनका नाम होता है विलियम विलियम पिट। ये जो अंदर की जानकारियाँ हैं ना, ये किताब में नहीं लिखी हुई हैं। ये मैं आपको साथ-साथ में दे रही हूँ ताकि आपका पूरा एक लय बना रहे। आप पढ़ते समय बिल्कुल स्टोरी की तरह समझते रहें। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का ये पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसका मोटिव ये होता है कि जो भारत में गवर्नेंस चल रही है उसे थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है? इसमें क्या-क्या होता है ध्यान रखिए आप। अब हमने पहले क्या देखा था कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था, पोस्ट आई थी, उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, वो चलाते थे। लेकिन अब यहाँ पर डुअल कंट्रोल आएगा। डुअल कंट्रोल यहाँ पर जो भी ब्रिटिश पोज़ेशंस हैं, भारत में वो सभी राज्य जहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटिश पोज़ीशन हो चुके हैं, ब्रिटिश जो स्टेट हैं, उनके कंट्रोल में आ गए, वहाँ अब 2 कंट्रोल चलेंगे। एक चलेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक चलेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ पर कंपनीज़ कमर्शियल फंक्शन होंगे।
कंपनी का जो ट्रेड वाला काम है, वो जो भी डिस्कशन है, जो भी काम होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर होगा और जो पॉलिटिकली डिसीज़न होते हैं, वो बोर्ड ऑफ क कंट्रोल के अंडर में चलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, उसे और थोड़ा मजबूती मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है 1813 का एक्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे एक्ट को ये समझ लीजिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है? इससे सरल भाषा में मुझे नहीं लगता कि आप इसका बुक का कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन देख पाएँगे और अगर ये आपके काम आता है तो मुझे लगेगा कि हाँ, चैप्टर बिल्कुल मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ। इस एक्ट में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अब जो है इंडिया कंपनी जो थी, ये मोनोपोली को खत्म किया जाएगा। ये मोनोपोली को खत्म किया जाएगा मतलब क्या हुआ? देखो ऐसा है, जब 1600 में ये कंपनी बनती है और ब्रिटेन की जो क्वीन है, ब्रिटिश जो क्वीन है, वो इन्हें कहती हैं कि जाओ भई जाकर ट्रेड करो। आपकी कंपनी को ही सिर्फ़ हम राइट्स देंगे, आपकी कंपनी ही 20 सालों तक भारत में ट्रेड करेगी और कोई ब्रिटेन से कंपनी नहीं आएगी। इसे कहा गया मोनोपोली। इसे एंड किया गया 1813 में, 1813 में इसे खत्म किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से एंड नहीं किया गया। चाइना में जो चाय का व्यापार होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसकी मोनोपोली अभी भी उन्हीं के पास है, ठीक है? लेकिन वो मोनोपोली भी कब खत्म हो जाएगी? 1833 में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए 1813 का ये चार्टर एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके अलावा इस एक्ट में और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर कंपनी के रोल को भारत में और थोड़ा-सा अल्टर किया जाएगा और अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर क्या करेगी? इंक्लूड करेगी एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे करेगी? कैसे करेगी? तो वो यहाँ मिशनरी वर्क स्टार्ट कर मिशनरी वर्क आएँगे, क्रिश्चियन स्कूल खुलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 1700 से लेकर 1800 तक में कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर अब रहनी शुरू हो गई हैं, है ना? तो अगर क्रिश्चियन यहाँ पर रह रहे हैं, अगर क्रिश्चियन फैमिलीज़ रह रही हैं, ब्रिटेन से अब ऑफ़िसर्स आ गए हैं, उनकी फैमिलीज़ भी आके रह गई हैं, तो अब उनको क्या चाहिए? अब उनको स्कूल्स चाहिए। बेस्ट यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए। तो अब यहाँ मिशनरी वर्क आएँगे, चर्चेज़ बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे। तो ये ध्यान अपना भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये इंडियंस के लिए कुछ हो रहा था। एक्चुअली ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स 2 कारणों से कर रहे थे। एक तो इनके खुद के परिवारों के लिए और दूसरा अब इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन एज़ अ सर्वेंट भी चाहिए। ठीक है? थोड़ा ये रूड वर्ड्स हैं, बट येस आई एम यूजिंग दिस क्योंकि ये बिल्कुल एक फैक्ट बात थी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको ये भी ध्यान रखना है और दूसरा एक पॉइंट और भी 1813 के जो मतलब चार्टर एक्ट है उसमें आपको ध्यान देना है कि एजुकेशन के ऊपर 1 लाख 1 लाख स्पेंड करने के लिए अब अलाउ किया गया है। लेकिन ये एलोकेट हुआ, ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, इस बात का कोई आगे जानकारी नहीं दी गई। बट येस 1 लाख मतलब जो है एलोकेट किया गया था कि इंडिया में एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए फिर उसके बाद कमेटी भी बैठा था, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो फिलहाल आपके इस सब्जेक्ट में नहीं है, हिस्ट्री में हो सकता है वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं 1833 1813 आपको समझ आ गया ना? ठीक है? चलो 1833 समझते हैं कि उसमें क्या हुआ। यदि अगर क्लास पसंद आ रही हो ना तो ज़रा लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत से ये क्लासेस बन रही हैं और पूरे मन से पढ़िएगा कि पढ़ाई रोज़-रोज़ नहीं होती। ये 10 तरह के 10 बार टारगेट मत कीजिएगा कि मुझे एग्ज़ाम के लिए तो 4 साल मिलेंगे तो मैं 4 साल में आराम से निकालूँगा। बिल्कुल पहले ही अटेम्प्ट में अपना 200% दे दीजिए, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? तो 1813 का चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे इसके ठीक नेक्स्ट वाले वीडियो में जो आएगा पार्ट। छोटे-छोटे वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि आप बिल्कुल मन से पढ़ सकें। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कॉन्टैक्ट कीजिएगा जो आपको मैंने बताया है इंस्टीट्यूट का ये टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। 101 सेक्शन लेना चाहें तो वो भी है। क्लासेस भी वहाँ होती हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस में होती है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बहुत भारी भरकम पैसा नहीं देना है। बहुत नॉमिनल चार्ज में आपको सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर मिलती है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मैं आऊँगी पार्ट 2 में और वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इससे आगे की कहानी।
कहानी अगर सुननी है तो जुड़ जाइए फिर चैनल के साथ।